एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चल कुंडली धारा मापी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। संक्षेप में इसको बोला जाता है एमसीबी। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, इसके सिद्धांत, रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। क्वेश्चन हो गया। हो गया। अब देखो, याद होगा तुम लोग को हम गैल्वेनोमीटर पढ़े थे। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। इसके पहले खाली वर्ड क्या लग गया है, चल कुंडली। तो ये पूरा नाम हो गया धारा मापी। अब नाम है चल माने चलना, गति करना। चल का इंग्लिश यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, मूविंग। कुंडली, कुंडली का मतलब लपेटा हुआ तार बहुत सारा। तो कुंडली जो है वो क्या करेगा, गति करेगा। और अगर कुंडली गति करेगा तो उसके बेसिस पर बने हुए धारामापी को हम लोग चल कुंडली धारामापी कहेंगे। और दूसरा चीज कि अगर यहाँ चल कुंडली के वजह चुंबक रहता तो नाम रहता चल चुंबक धारामापी। तो धारामापी हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम चुंबक का माने यहाँ पे गति में ला देंगे, जैसे चल चुंबक धारामापी, नहीं तो चल कुंडली धारामापी। तो हमारे सिलेबस में यह है चल कुंडली धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी में क्या होता है, इसका काम क्या है, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कि गैल्वेनोमीटर हम लोग जानते हैं कि ये है क्या। तो ये सिर्फ ये बताता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा उपस्थित है कि नहीं है ना। ये धारा की उपस्थिति को बताएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मान के चलो कि किसी परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है, उसको चेक करना है तो गैल्वेनोमीटर लगा के चेक कर लेंगे। कांटा अगर हिल गया तो इसका मतलब उसमें धारा उपस्थित है। ठीक है। तो अब हमसे अब पूछा जाए कि चल कुंडली धारामापी क्या है। तो चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। बोलो, क्लियर हो गया। तो इसमें भी हम 4 चीज पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, फिर हम जानेंगे इसका रचना, और फिर जानेंगे क्रियाविधि। तो सबसे पहले लिख लीजिए ये क्या है। क्या है मैं आंसर में खाली परिभाषा में लिखेंगे। बोले, चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है। चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है। चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात होती है। विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात होती है।
विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात होती है। विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात होती है। हो गया। अब सिद्धांत हमको लिखना है, सिद्धांत। तो सिद्धांत समझ लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा। सिद्धांत देखिए क्या है। आपको कल एक चुंबक के बारे में ऐसे बताए थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें आयताकार कुंडली था। अब इसमें धारा प्रवाहित किए थे ऐसे। तो आप बताइए कि इसको नचाने के लिए इस पर बल लग रहा था। नचाने के लिए जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। समझ में आया? और कौन लगा रहा था? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा था ना। अब यही इसको दाब रहा था, इधर अंदर दाब रहा था, इधर बाहर निकाल रहा था, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था? नाच रहा था। तो अगर हम लोगों से कोई पूछे कि चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है, तो यही सिद्धांत है। अब इसको बोलेंगे कैसे? तो हम बोलेंगे कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गया। जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई आयताकार कोई कुंडली रख देते हैं, आयताकार के बजाय कोई भी कुंडली रख दें, किसी कुंडली को ले जाते हैं, जैसे कुंडली ले गए, किसी कुंडली को ले जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर क्या आरोपित करता है? बल आघूर्ण आरोपित करता है। और कुंडली क्या करने लगती है? घूर्णन गति करने लगती है, मतलब नाचने लगती है। इसे ही हम चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब सिद्धांत लिख लीजिए। लिखिए, जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को ले जाते हैं, 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 तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर, तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर बल आघूर्ण आरोपित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर बल आघूर्ण आरोपित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर बल आघूर्ण आरोपित करता है, बल आघूर्ण आरोपित करता है, और कुंडली घूर्णन गति करने लगती है, और कुंडली घूर्णन गति करने लगती है, और कुंडली घूर्णन गति करने लगती है। हो गया। अब चलिए, इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग को रचना देखना है। देखिए, अब रचना देख करके हमारे साथ फिगर बनाइएगा। फिगर 2 गो बनेगा, ठीक है? तो एक फिगर आपका देखिए कैसे बनेगा। चलिए, इसमें हम लोग फिगर बनाएंगे। कुछ इस टाइप का फिगर है।
ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, जैसे कि एक चुंबक हो गया और चुंबक का इधर नॉर्थ पोल है और इधर ये साउथ पोल है। ये किस टाइप का मैग्नेट है इसे हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे कि देखिए, ये जो चुंबक है ना, ये चुंबक वो कुछ इस टाइप से है, ऐसे ये दिखाई ऐसे घोल घुमा हुआ है ना, तो इस सामने वाला ही एकदम सीधा है, हाई लाइन, तो सीधा वाला ही दीवार हो गया सामने, और अंदर की ओर ये धंसा हुआ है ऐसे, इस तरह से। ये जो पार्ट है ये इधर से धंसा हुआ है, फिर इधर से ऐसे धंसा हुआ है ऐसे, ये इधर वाला ये परत हो गया, ये ऐसे लेयर हो गया। समझ में आ गया? इसीलिए ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक बेलन बनाएंगे। इसके चलो समझो ये क्या है, ये सब बढ़िया समझो। सबसे पहले ये चुंबक समझ रहे हो, चुंबक, और ये बेलन, बेलन बेलन मतलब कि ये वाला देखो, ये कुछ इस तरह से है। ये वाला पार्ट देख रहे हो, जैसा ये है वैसा ही उधर से मतलब कि मैग्नेट है, उसका जगह ऐसे है, अंदर से गड्ढा टाइप का। और ऐसा क्यों बनाया गया है उसके पीछे कारण है, कारण अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो इनको नाल चुंबक बोलेंगे, नाल चुंबक, जो अंदर से गड्ढा टाइप का रहता है, मोड़ा हुआ रहता है। तो इस दोनों शक्तिशाली नाल चुंबक हैं। ये हमारा कुंडली कौन सा है? आयताकार कुंडली है, बेलन में लपेटा गया है, कुछ अलग पदार्थ होगा और उसमें तार लपेट दिया गया, इसी में तार ऐसे लपेट दिया गया, समझ में आया? ऐसे। अब ये तार लपेट दिया गया है, अब हमको मेन ऊपर से समझना है, ऊपर से मेन समझना है। तो ऊपर का जो टॉप व्यू है, ऊपर से ये कैसा दिखता है, तो यूँ समझ लो कि इसको ऐसे पलट दें, ऐसे सामने कर दें हाई फेस, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। समझ में आया? ये चीज़ ऐसे ऊपर से देखिएगा तो ये ऊपर वाला पार्ट है, और बेलन का हिस्सा कहाँ है? अंदर की ओर। समझ में आया? अब टॉप व्यू में हमको ये दिख रहा है, तो यहाँ से जो दिखाया गया है इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, और निकल करके किस में प्रवेश कर रहे हैं? साउथ में। तो ऐसे यहाँ से इन किए, और इन करने के बाद साउथ में यहाँ पे देखो जाके मिल रहे हैं। तो अब आप ठीक से देखिए, ये ऐसा होने के वजह से, कर्व टेढ़ा होने के वजह से ये क्षेत्र रेखा ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ये सीधा अपने सीधे तल पर निकलेगा, ठीक है। इसमें एक आयताकार कुंडली है। अब इस आयताकार कुंडली में क्या किया गया है देखिए, ऊपर ये जो बेलन देख रहे हो ना, यहाँ पर तार जहाँ लपेटा हुआ है, उसी जगह पर एगो पेंच से, पेंच मतलब कि कील के जरिए एक स्प्रिंग को लगा दिया गया है, स्प्रिंग। और उस स्प्रिंग में क्या जोड़ दिया गया है? सुई। ये जो सुई देख रहे हो है ना, और ये जो सुई दिखा गया है, इस सुई को इंडिकेटर मतलब कि एक संकेतक के पास लगा दिया गया है, जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। 0 से इधर 1 से 5 6 7 कुछ भी 10 20 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस को मतलब फिक्स करने के लिए, स्प्रिंग को फिक्स करने के लिए ऊपर एक स्टैंड टाइप का लगाया, जिसको चूल कहा जाता है, चूल। चूल समझ रहे हो ना? तो चूल से इसको फिक्स कर दिया गया। क्या जरूरत है भाई इसको फिक्स करने का, तो समझना है। देखिए मेन मकसद है एमसीजी का मतलब समझना, और ये काम कैसे करता है। एमसीजी का मतलब हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत बार हम लोग यूज किए हैं। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है। हमें सिर्फ ये जानना है कि अगर किसी विद्युत परिपथ में धारा बह रहा है, तो क्या ये हमारा डिवाइस बता पाएगा
कि उसमें धारा है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इस गैल्वेनोमीटर को, मतलब ये तो है गैल्वेनोमीटर हमारा, मान के चलिए कि कोई वस्तु है और उसमें धारा बह रहा है, ये चेक करना है। तो ये जो दोनों तो तार देख रहे हो इधर से जैसे लपेटा हुआ है, तार के दोनों सिराओं में क्या करो, उसको जोड़ दो। अगर हम कहें कि इसमें अगर धारा बह रहा है तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद इसमें क्या होने वाला है, यही चीज़ हम लोग को समझना है। जैसे ही धारा इसमें बहना शुरू होगा, इसमें धारा बहना शुरू होगा, तो ऊपर देखो क्या लगाया गया है, स्प्रिंग। स्प्रिंग कहाँ सेट किया गया है, बेलन में पेंच के जरिए फिक्स कर दिया गया है, चूल से एकदम टाइट कर दिया गया है। तुमको अभी थोड़ा देर पहले या कल हम बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र में जब आप कोई कुंडली रखते हो और धारा का प्रवाह होता है तो क्या होता है, कुंडली नाचने लगती है। अब ऊपर से चूल स्प्रिंग को टाइट करके रखा है, समझ में आया। नीचे से बेलन में पेंच से फसल है और उसमें लगा हुआ है क्या चीज, स्प्रिंग। चुंबकीय क्षेत्र में ही मौजूद है। अब धारा का प्रवाह शुरू, जब धारा का प्रवाह शुरू होगा तो ये बेलन के सहित, मतलब धारा जो तार है, कुंडली जो है वो बेलन को पूरा नचाने लगेगा। जब ये नचाएगा तो नचाने से स्प्रिंग पर असर पड़ेगा, स्प्रिंग भी ऐंठाने लगेगा। एगो स्प्रिंग ऐंठाना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेलन नाच रहा है, समझ में आया। और बेलन में क्या फिक्स है, स्प्रिंग फिक्स है। अब स्प्रिंग भी ऐंठा रहा है, स्प्रिंग में क्या फिट है, सुई। तो बोलो सुई भी ऐंठाएगा कि नहीं, सुई का कांटा इधर उधर होगा। अब सुई के जब कांटा इधर उधर होगा तो हई तो सब डिब्बा के अंदर है। तुमको खाली स्क्रीन पर देखोगे कि उजला कलर का ऐसे रहता है ना, और उजला कलर का, और उसके बाद यहाँ कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, एगो सुई रहता है। वह सुइया इधर उधर क्या होता है, हिलता है। तो जो बोलो सुई अगर हिलेगा तो तुमको क्या पता चलेगा, तुम सीधे कहोगे कि ओ इसमें करंट है तभी ना सुई हिल रहा है। और सुई नहीं हिलेगा तो करंट नहीं है। तो बोलो करंट का पता लगा लिए कि नहीं, कि धारा की उपस्थिति है कि नहीं है। ज़्यादा ऐंठाएगा तो ज़्यादा धारा होगा, कम ऐंठाएगा तो हम कहेंगे कि कम। तो यहाँ पे जो ऐंठाता है ना, इसी वजह से इस कोण का नाम है ऐंठन कोण, है ना, ऐंठन कोण। तो इस जगह पर इस तरह से ही अगर अक्ष हो गया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, ऐंठन कोण कहेंगे। और ऐंठन कोण जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा धारा होगा। तो बोलो ऐंठन कोण और धारा में सीधा संबंध हुआ कि उल्टा संबंध, सीधा संबंध हुआ। ऐंठन कोण को फाई से सूचित किया जाता है, क्लियर हुआ। तब फाई और आई, फाई और आई इसमें सीधा संबंध है तो ये समानुपाती होंगे, समझ में आया। और यही हमारा क्रिया विधि का मेन चीज है। मतलब अगर ये हम साबित कर दिए कि फाई समानुपाती आई है तो यही आपका क्रिया विधि हो गया, क्योंकि कोण पर ही हम धारा पर पता करते हैं। तो हमको साबित क्या करना है, फाई समानुपाती आई। बोलो ये बात समझ में आ गया। तो अब इसको कैसे साबित करेंगे समझो। अगर इसे हमको साबित करना हो तो चलिए हम क्रिया विधि में आते हैं डायरेक्ट। कि रचना में भी तो हम लोग रचना तो समझ लिए कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, अगर हमको ये साबित करना हो तो पहले हम ये सोचेंगे कि ऐंठन कोण जो बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, बताओ। स्प्रिंग पर बल लग रहा है, स्प्रिंग पर बल लगा तभी ना ऐंठन कोण बना। स्प्रिंग पर जो बल लगता है उस बल का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग बल के फॉर्मूला याद करो, F बराबर kx। के क्या है, स्प्रिंग नियतांक, x जैसे कि है स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग पर तुम कोई बल लगा रहे हो तो बल लगाने से इसमें जितना विस्थापन होता है, x जितना विस्थापन होता है, ठीक है, वो विस्थापन और साथ में स्प्रिंग के नियतांक के, इन दोनों में गुना होता है। तो बोलो स्प्रिंग बल निकल जाता है, क्लियर हुआ। चलो अब इतना बात तो समझ में आ गया कि स्प्रिंग पर जो बल लग रहा है वो, और साथ में
वो स्प्रिंग घूम रहा है। अब बताओ, स्प्रिंग पर बल लगा, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग भी तो घूम रहा है। तो जो चीज घूमता है उस पर बल लगता है कि बल आघूर्ण? तो स्प्रिंग का बल आघूर्ण जो होगा। और दूसरा चीज कि चुंबकीय क्षेत्र किसको नचा रहा है? बेलन को। अब दोनों बात को बढ़िया समझो, बेलन को कौन नचा रहा है? तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल आघूर्ण, कल हम लोग पढ़े थे। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है N I A B साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का है। दूसरा चीज कि यह आरोपित अगर हो रहा है तो स्प्रिंग पर भी यही चीज आरोपित हो रहा है, ठीक है। अब बताओ कि इसके आरोपित होने से बेलन तो नाचना शुरू कर दिया, और बेलन नाचना शुरू कर दिया तो स्प्रिंग भी नाचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या स्प्रिंग नाचता रह जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि स्प्रिंग पूरी तरह से टाइट हो जाएगा, तब बेलन का भी नाचना बंद और स्प्रिंग का भी नाचना बंद। अगर दोनों का नाचना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि दोनों पर बराबर बल लग रहा है, यानी कि इसका NIAB साइन थीटा और इसका मतलब बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे? तो बल आघूर्ण के फॉर्मूला होता है, जैसे अब यहाँ पे बल आघूर्ण निकालना है तब बल तो kx हो जाएगा, बल तो kx हो गया, लेकिन घूम रहा है तो विस्थापन के बजाय कोणीय विस्थापन लेंगे। और कोणीय विस्थापन फिलहाल के लिए यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? एंठन कोण। तो एंठन कोण क्या ले लेंगे? फाई। तो kx में गुना कर देंगे किस चीज से? फाई से। तो बोलो ये स्प्रिंग पर लगने वाला बल आघूर्ण हो गया। अब स्प्रिंग पर लगने वाला बल आघूर्ण kx फाई, अब बेलन पर लगने वाला बल आघूर्ण NIAB साइन थीटा, लेकिन थीटा के मान 90 होगा। कैसे होगा समझो। अगर बेलन को नचाना है और खूब जोर से नचाना है, बहुत बढ़िया से नचाना है, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा धारा के साथ, यानी धारा की दिशा के साथ कितना का कोण बनाना चाहिए? 90 का कोण बनाना चाहिए। सोचो कि इसे एकदम सीधा रखते हैं हम, चुंबक को एकदम सीधा रखते तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा सीधा से सीधा निकलता। तो उस कंडीशन में कभी भी जरूरी नहीं था कि तार के साथ ही 90 का कोण बनाए। अब यहाँ पे गौर से देखो तो हई चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो कितना का कोण बन गया? 90 का। लेकिन अब यहाँ पर हई देखो, क्या ये 90 का कोण बना रहा है? नहीं। अगर थोड़ा सा ये घूम जाए, ये इधर आ जाए, तो कुछ क्षेत्र रेखाएं 90 का कोण नहीं बनाएंगी और कुछ क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी? 90 का कोण बनाएगी। यानी कि हम इसको गोल बनाए हैं, तो गोल बनाने के पीछे कारण है कि कोई तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो जो धारा के साथ कितना कोण बना दे? 90। अगर समतल बना देते तो क्या हमेशा 90 का कोण बनता? नहीं बनता। और 90 का कोण बनेगा तभी बल आघूर्ण ज्यादा लगेगा। इसीलिए इसको कैसा बनाया गया है? गोल बनाया गया, कि ताकि क्षेत्र रेखा कोई भी हो जो जा करके इससे 90 का कोण बना ले। अब बताइए साइन थीटा में थीटा का मान कितना दिखाएगा? 90 का, तभी तो बल आघूर्ण लगेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि स्प्रिंग पर या थी हाँ स्प्रिंग पर बल आघूर्ण जो होगा वो किसके बराबर होगा? बेलन या कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण। ये दोनों बराबर होंगे। चलो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो स्प्रिंग पर बल आघूर्ण कितना होगा? kx इंटू में फाई, और बराबर में कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण क्या होगा? कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण N I A मतलब कुंडली का जो क्षेत्रफल था, और उसके बाद क्या हो जाएगा? B। बोलो हो जाएगा। साइन थीटा में साइन 90 हो गया, इसीलिए खाली क्या उतारेंगे? NIAB। अब बताइए फाई E, तो फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई बराबर NIAB बटा
और नीचे क्या उतर जाएगा, के एक्स उतर जाएगा। ये बात समझ में आया। अच्छा, दूसरा चीज, जो एक्स लिख रहे हैं ना, के एक्स और बल, हाँ ठीक है ठीक है, एक। अब बताइए कि इसमें कांस्टेंट कौन है हमारा, एन कांस्टेंट है, आई ही न बदलता है तो कांटा इधर उधर घूमता है, आई छोड़ दो। एरिया कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। समझ में आया। और उसके बाद हाँ, एक और चीज कि हम लोग यहाँ पे x जो लिखे हैं ना, असल में x नहीं लिखाएगा, हम वही मिस कर रहे थे। देखिए x का नहीं लिखाएगा, समझ लीजिए। बल आघूर्ण के फॉर्मूला बताइए। बल आघूर्ण के फॉर्मूला, बल गुना दूरी होता है ना, तो बल गुना जो दूरी लेते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने के एक्स इंटू फाइव लिखा है, तो किसी चीज को नचाने के लिए जब आप बल लगाते हैं तो बल आघूर्ण का वही फॉर्मूला, जहां पर हम x लिखते हैं उसी का स्थान कौन ले लेता है, फाइव ले लेता है, ना कि x। क्योंकि देखो वो नाच रहा है, क्या फैल रहा है, फैलेगा तब ना विस्थापन होगा, इसलिए क्या मौजूद नहीं होगा इसमें, x नहीं होगा, केवल क्या होगा, के फाइव। तो नीचे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब एन ए बी अब बटा में क्या हो जाएगा, के, और क्या बच गया, आई। ये क्लियर हो गया। हाई जो देख रहे हो पूरा कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि जहां एन ए बी बटा के एक क्या है, नियतांक है, जिसे गैल्वेनो मीटर नियतांक कहते हैं, और इसे कैपिटल जी से सूचित करते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे बोलो क्या लिखाएगा, कैपिटल जी, तो जी और इनटू में क्या हो जाएगा, आई। अब बोलो कैपिटल जी लिख दिए, अब क्या हम फाई समानुपाती आई लिख सकते हैं, बोलो यही साबित करना था। आ गया फाई समानुपाती आई, एकदम क्लियर हो गया, फिगर बन गया है। तो अब इसमें रचना में आप देख सकते हैं कि रचना में क्या क्या मौजूद है, इसके बारे में अब रचना में लिख लेते हैं, फिर क्रिया विधि में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो रचना हेडिंग कर लिए हो ना, फिगर के नीचे लिखो। देखिए चल कुंडली धारामापी में, चल कुंडली धारामापी में, चल कुंडली धारामापी में दो शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच, दो शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच दो शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच एक आयताकार कुंडली होती है, एक आयताकार कुंडली होती है जिसके तार बेलन में लपेटे गए रहते हैं, जिसके तार बेलन में लपेटे गए रहते हैं, जिसके तार बेलन में लपेटे गए रहते हैं, बेलन में लपेटे गए रहते हैं। बेलन के ऊपर पेंच द्वारा एक स्प्रिंग, बेलन के ऊपर पेंच द्वारा एक स्प्रिंग लगा रहता है, जिसे चूल की मदद से टाइट कर दिया जाता है, जिसे चूल की मदद से टाइट कर दिया जाता है, चूल की मदद से टाइट कर दिया जाता है।
इस स्प्रिंग में एक सुई लगा दी जाती है और 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 एक सुई लगा दी जाती है और सुई को सुई को एक स्केल एक स्केल एक स्केल तक पहुंचा दिया जाता है जिस पर कुछ अंक लिखे रहते हैं। पहुंचा दिया जाता है जिस पर कुछ अंक लिखे रहते हैं। हो गया। हो गया। अब आप लिखिए क्रिया विधि। क्रिया विधि में लिखिएगा, जैसे ही धारा का प्रवाह होता है, जैसे ही धारा का प्रवाह होता है तो स्प्रिंग और बेलन पर बल आघूर्ण आरोपित होते हैं। बल आघूर्ण आरोपित होते हैं। स्प्रिंग और बेलन पर बल आघूर्ण आरोपित होते हैं। तब ऐंठन कोण फाई बनता है। तब ऐंठन कोण फाई बनता है। जब स्प्रिंग नाचना बंद कर देता है, जब स्प्रिंग नाचना बंद कर देता है तो उस वक्त दोनों के बल आघूर्ण बराबर हो जाते हैं। जब स्प्रिंग नाचना बंद कर देता है तो उस वक्त दोनों के बल आघूर्ण बराबर हो जाते हैं। अर्थात, अब ये नोट कर लीजिए, हैं? उस वक्त दोनों के बल आघूर्ण बराबर हो जाते हैं। अर्थात में उतार लीजिए।